कैसे आप सभी? होप यू आर डूइंग गुड। तो कल की जो क्लास में हमने लास्ट टॉपिक जो कवर किया था वो हमने कवर किया था सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसमें हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर है वो कैसे थे। वहां पे हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर कैसे थे, और फिर हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो है कृषि कैसी थी, वहां के जो लोग हैं कृषि कैसी करते थे। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है हमारा डोमेस्टिफिकेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां का पशुपालन कैसा था। तो हेडिंग डालिए आज के टॉपिक की, डोमेस्टिफिकेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। डोमेस्टिफिकेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में आईवीसी लिख देती हूँ मैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अगर डोमेस्टिफिकेशन की हम बात करें तो यहाँ का जो पशुपालन है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक हम कर लेते हैं कि जो पशु थे और जिनको पालने का जो है हमारे पास साक्ष्य है, और दूसरा कि पशु तो थे लेकिन उनको पालने का या पालतू बनाने का साक्ष्य नहीं है। तो टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लीजिए। पशु थे, पशु जिनको पालतू बनाने का साक्ष्य है, पालतू बनाने का साक्ष्य है, और दूसरा क्या है, पशु जो थे परंतु पालतू बनाने का साक्ष्य नहीं। तो अगर हम बात करें जो पशु पालतू बनाए जाते थे, तो कौन कौन से पशु है जिनको पालतू बनाया जाता था? तो वो है हमारा गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़। तो इसमें जो है जो पशु पालतू बनाए जाते थे वो कौन कौन से थे हमारे? गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़। तो ये वो पशु हैं जो पालतू बनाए जाते थे। तो यहाँ पे लिख लीजिए इन जानवरों को पालतू बनाया जाता था। और अगर बात करें कि जो पशु थे लेकिन उनको पालतू बनाने का साक्ष्य नहीं, मतलब जो एनिमल्स थे लेकिन उनको डोमेस्टिकेट करने का या उनको जो है साक्ष्य नहीं है हमारे पास, तो कौन कौन से हैं? वो है हमारा घोड़ा, हाथी और गैंडा। तो ये वो जानवर है जो थे परंतु पालतू बनाने का साक्ष्य नहीं। अब अगर हम बात करें कि अगर घोड़ा, हाथी, गैंडा था तो उनका साक्ष्य क्या है? तो अगर इनके साक्ष्य की हम बात करें, इनके एविडेंस की अगर हम बात करें, तो एविडेंस में लिखिए, इसको साथ साथ जो अपनी नोटबुक में नोट्स की तरह प्रिपेयर करते हुए चलिए। तो अगर एविडेंस की हम बात करें तो घोड़े का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? तो गुजरात के सुरकोटरा स्थल से। जो सुरकोटरा नामक का जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की जो साइट है सुरकोटरा, वहां से, गुजरात के सुरकोटरा स्थल से घोड़े के अस्थि पंजर मिले। घोड़े के अस्थि पंजर मिले। अस्थि पंजर मतलब कंकाल।
तो ये तो हमारा हो गया घोड़े का साक्ष्य। अब अगर गैंडे और हाथी की हम बात करें तो गैंडे और हाथी के भी साक्ष्य जो है हमें मिले। अब कहाँ से मिले? तो आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि हमें मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से जो है हमें एक पशुपति की जो है मोहर मिली है। उससे हमने क्या देखा है कि पशुपति के दाएं और बाएं दोनों ओर क्या है, कुछ जानवर जो है उनका अंकन किया गया है। तो वहीं पे जो है हमें गैंडे और हाथी का अंकन देखने को मिलता है, मतलब वहीं पे जो है हमें गैंडे और हाथी का चित्र देखने को मिला। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए मोहनजोदड़ो की मोहर से हाथी और गैंडे के एविडेंस मिले। हाथी और गैंडे के एविडेंस मिले। अब ये तो हो गए कि जिन जानवर के हमें जो है साक्ष्य मिले हैं। अब अगर इसमें हम बात करें कि किसके साक्ष्य हमें यहाँ से नहीं मिले हैं, तो इसमें लिखिए कि शेर का कोई भी साक्ष्य, कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। अब शेर का तो कोई साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन जो टाइगर है हमारा, जो बाघ है, अगर टाइगर की हम बात करें तो टाइगर के एविडेंस जो है हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। लेकिन बाघ के, जो हमारा टाइगर है, बाघ के साक्ष्य मिले। अब बाघ के क्या साक्ष्य मिले हैं? तो कुछ जगह से हमें, कुछ जगह पर या जगह से बाघ की मूर्तियां मिली। और अगर हम बात करें जो हमने अभी पशुपतिनाथ की जो सील देखी है, जो पशुपतिनाथ की मोहर देखी है जो हमने, उस पर हमने जो जानवरों के चित्र की बात की है, पशुपति के दोनों तरफ जो हमने चित्र की बात की है, उसमें एक तरफ जो है हमें बाघ का चित्र भी देखने को मिलता है और कुछ जगहों से हमें बाघ की जो है मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। तो बाघ के हमें साक्ष्य मिले हैं, लेकिन शेर का कोई भी साक्ष्य हमें इस सभ्यता में नहीं मिला है। तो हम नहीं कह सकते कि सभ्यता के लोग जो है वो शेर पालते थे या नहीं, या शेर से अवगत थे या नहीं, क्योंकि शेर का कोई भी हमें साक्ष्य नहीं मिला है। तो ये तो हो गया हमारा कि जो पशु थे और जो थे लेकिन जिनका साक्ष्य नहीं था, पालतू पशु और जो जिनका साक्ष्य नहीं था। अब अगला अगर हम इसमें देखें तो ये उम्मीद है सभी ने लिखा होगा। तो अगला जो कुछ पशु ऐसे थे जो ये लोग पालते थे, विशेष पशु जिनको कह सकते हैं हम विशेष पालतू पशु, जिनको ये अपने काम करने के लिए जो है उनसे काम निकालने के लिए पाला करते थे। तो उसमें हमारा पहला क्या जाता है? कुबड़ वाला बैल। दूसरे अगर हम बात करें गधा और ऊंट। तो ये कुछ विशेष पालतू पशु थे जो ये अपने काम निकलवाने के लिए पालते थे। लिख लिया यहाँ तक सभी ने? तो अगली हेडिंग डालिए विशेष पालतू पशु। तो अगली क्या है हमारी? विशेष पालतू पशु। अब ये विशेष पालतू पशु कौन कौन थे? तो ये थे हमारे कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल, गधा और ऊंट। तो ये कुछ विशेष पालतू पशु थे। अब अगर बात करें कि इनको क्यों पालते थे, तो कुबड़ वाले बैल को जो है कृषि कार्य के लिए पाला जाता था। कृषि कार्य के लिए और कुबड़ वाले बैल को जो है ये पूजा के लिए भी पालते थे। यहाँ पर जो है कुबड़ वाले बैल की पूजा भी की जाती थी।
अब ऊंट और गधे की अगर बात करें तो ऊंट और गधे को जो है वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो है ये पालते थे। तो ऊंट और गधा किस लिए पालते थे? वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। तो ये तो हो गया हमारा इस सभ्यता का डोमेस्टिफिकेशन की पशुपालन कैसा था। लिख लिया सभी ने अपनी नोटबुक में, जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोग थे उनका व्यापार और वाणिज्य कैसा था। तो अगली क्या है, अगली हेडिंग नोटबुक में डाल लीजिए कि जो हमारा व्यापार और वाणिज्य है सिंधु घाटी सभ्यता का वो कैसा था। यहाँ तक हो गया सभी का, लिख लिया सभी ने। नेक्स्ट हेडिंग डालिए ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, व्यापार और वाणिज्य। तो अगर ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें तो व्यापार के लिए इस सभ्यता के लोगों के पास कोई भी मुद्रा नहीं थी। अगर हम मुद्रा की बात करें तो व्यापार के लिए इस सभ्यता में कोई भी मुद्रा नहीं थी। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहीं से आ जाता है कि व्यापार की कोई मुद्रा नहीं। अब मुद्रा नहीं थी तो फिर व्यापार कैसे करते थे, कैसे एक दूसरे से सामान ले लेते थे। तो ये एक दूसरे को सामान के बदले जो है सामान दे देते थे। तो उसको हम बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, जो हमारा बार्टर सिस्टम है। तो व्यापार लोग कैसे करते थे, यहीं पे हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है, व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली, जो हमारा बार्टर सिस्टम है। से करते थे। अब व्यापार कैसा करते थे, तो व्यापार की अगर बात करें तो इस सभ्यता के लोग जो है दोनों प्रकार के व्यापार करते थे, देसी और विदेशी। तो यहीं से थर्ड पॉइंट जो है वो आ जाता है, व्यापार दोनों तरीके का था। व्यापार दोनों तरह का था। अब दोनों तरह का कैसा, देसी भी और विदेशी व्यापार भी। तो देसी व्यापार और विदेशी व्यापार। अब अगर विदेशी व्यापार भी ये लोग करते थे तो यहीं से अगला क्वेश्चन बनता है कि अगर विदेशी व्यापार करते थे तो कहाँ से करते थे। तो यहीं पे हेडिंग डालिए कि विदेशी व्यापार कहाँ से करते थे। विदेशी व्यापार कहाँ से करते थे। तो अगर विदेशी व्यापार की हम बात करें तो विदेशी व्यापार कहाँ से करते थे ये लोग। विदेशी व्यापार जो है ये मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, फारस, जो हमारा प्रेजेंट का ईरान है, इसको लिख लीजिए, प्रेजेंट ईरान, जो हमारा प्रेजेंट का ईरान है उसको क्या बोलते थे, फारस। और मिस्र, जो हमारा इजिप्ट है। तो यहाँ से जो है विदेशी व्यापार किया जाता था। तो ये तो हो गए विदेशी व्यापार के स्थल।
अब अगर पूछ लिया जाए कि अगर ये विदेशी व्यापार करते थे यहाँ से तो इस बात का क्या साक्ष्य है। अब अगर एविडेंस की बात की जाए कि इन स्थलों से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है व्यापार करते थे तो उसके एविडेंस क्या क्या है। तो अगर साक्ष्य की बात की जाए एविडेंस की, तो एविडेंस हेडिंग डालिए साक्ष्य। तो एविडेंस क्या क्या है हमारे पास। तो एविडेंस जो है हमारे पास दो तरीके के हैं, एक हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज और दूसरा अगर हम बात करें तो हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज मतलब हमारा साहित्यिक सोर्स और दूसरा हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है उसको पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं। तो जो लिटरेरी सोर्सेज है साहित्यिक स्रोत, हेडिंग डालिए साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत क्या क्या है। तो अगर साहित्यिक स्रोत की हम बात करें लिटरेरी सोर्सेज की, तो लिटरेरी सोर्सेज हमें जो है सुमेरियन साहित्य से मिलते हैं। तो ये जो सुमेरियन साहित्य है ये हमारा मेसोपोटामिया का साहित्य है। तो सुमेरियन साहित्य में सुमेरियन साहित्य में मागन, दिलमुन और महलुआ इसका उल्लेख है, मतलब इनका डिस्क्रिप्शन है। तो जो हमारे ये वर्ड है मागन, दिलमुन और महलवा, इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, सुमेरियन साहित्य में। जो हमारा मेसोपोटामिया का साहित्य है वहां पे जो है हमें इन तीन शब्दों का जो है उल्लेख मिलता है, डिस्क्रिप्शन मिलता है। अब अगर इनके अर्थ की हम बात करें कि इनका मीनिंग क्या है, तो मागन का मतलब क्या है। मागन जो है ये हमारा मकरान तट को दर्शाता है। तो अगर मागन की बात करें, मागन किसको दर्शाता है, मागन जो है हमारा मकरान तट को दर्शाता है। अभी मकरान तट कहाँ पर था हमारा, ये हमारा बलूचिस्तान का क्षेत्र। तो मकरान तट जो है बलूचिस्तान का क्षेत्र, और जो बलूचिस्तान है वो किस में आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो हमारा पार्ट रहा। अब अगर दूसरे की हम बात करें दिलमुन, दूसरा हमारा क्या है दिलमुन, इसका अर्थ क्या है। दिलमुन का मतलब है बहरीन। दिलमुन का क्या मतलब है, बहरीन। बहरीन क्या है, अभी बहरीन जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार का जो बिचौलिया का जो काम करता था वो हमारा क्या है, दिलमुन, जिसको बहरीन बोलते हैं। अब जो तीसरा है हमारा महलवा, ये महलवा जो है ये हमारा सिंधु क्षेत्र को दर्शाता है। महलवा क्या है, जो हमारा सिंधु क्षेत्र को दर्शाता है। सिंधु क्षेत्र को दर्शाता है। तो ये तो हुआ हमारा साहित्यिक स्रोत। तो यहीं से जो है हमें पता चलता है कि जो हमारा मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बीच में जो है व्यापार का संबंध रहा है। अब अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें, जो हमारा पुरातात्विक स्रोत है, तो वो कौन कौन से हैं, लिख लिया आप सभी ने यहाँ तक, जल्दी लिखे। फिर अपने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की जो है हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि कहाँ कहाँ से जो है हमें पुरातात्विक स्रोत मिले हैं जो ये दर्शाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है विदेशी व्यापार करता था। हो गया यहाँ तक सभी का। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। जो व्यापार के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है वो क्या क्या है, पुरातात्विक स्रोत। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या क्या है हमारे पास। तो अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की हम बात करें तो लोथल से, फर्स्ट डालिए इसमें लोथल से,
फारस की जो हमारा ईरान है, बटन के आकार की, बटन के आकार की मोहर मिली। तो ये क्या दर्शाती है, अब जो हमारा लोथल है वहां से हमें एक मोहर मिली है जो बटन के आकार की है, और जो कहाँ की है, जो हमारी फारस की, जो मतलब ईरान है वहां की है। तो जो मोहर है वो क्या दर्शाती है कि मतलब जो हमारा लोथल, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें और मेसोपोटामिया में जो है व्यापारिक संबंध रहा होगा। तो ये क्या दर्शाती है, लोथल और ईरान के बीच व्यापारिक संबंध तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लोथल और जो हमारा ईरान, जो फारस है, उसके बीच में व्यापारिक संबंध था। अब अगले एविडेंस की अगर हम बात करें तो अगला क्या एविडेंस मिला है हमें, तो अगला जो हमें लोथल से बंदरगाह मिला है, पोर्ट जिसको बोलते हैं, लोथल से बंदरगाह मिला। तो ये भी किसको दर्शाता है, व्यापारिक संबंध को। तीसरा पॉइंट है कि लोथल से ही जो है हमें, लोथल से मम्मी, जो इजिप्ट की फेमस है मम्मी, और गोरिल्ला, जो गोरिल्ला है और मम्मी है, इनकी मूर्ति मिली। जो दर्शाती है कि लोथल और इजिप्ट, जो हमारा मिस्र है, इजिप्ट के बीच व्यापारिक संबंध था। तो ये हुआ हमारा पूरा तात्विक स्रोत। अब अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला जो पॉइंट है वो है हमारा कि इस सभ्यता में जो है ज्यादातर किस चीज का जो है, मुख्यतः जो है हमारा किसका व्यापार होता था, तो मुख्यतः इस सभ्यता में जो है धातुओं का व्यापार होता था। तो यहाँ पे हेडिंग डालिए, मुख्यतः धातु का व्यापार होता था। अब किस किस धातु का व्यापार होता था और उनके क्षेत्र क्या है, तो इसको जल्दी से लिखिए, फिर अगले पेज पे हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी धातुओं का व्यापार होता था और किस क्षेत्र से जो है व्यापार होता था। लिख लिया सभी ने यहाँ तक अपनी नोटबुक में, जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए। हो गया सभी का। तो अगला पॉइंट डालिए, अगली हेडिंग क्या है हमारी, धातु और उनके क्षेत्र। ये डालिए व्यापार की धातु और उनके क्षेत्र। व्यापार की धातु, मेटल कौन सा था जिसका जो है ट्रेड करते थे, और उनके एरिया कौन कौन से थे, क्षेत्र।
तो ये है व्यापार की धातु और उनके क्षेत्र। अगर पहली धातु की हम बात करें तो पहली धातु कौन सी है? तो पहली लिखिए टीन। पहली क्या है हमारी? टीन। दूसरी डालिए, दूसरी है हमारी तांबा, कॉपर। नेक्स्ट है हमारी चांदी, सिल्वर। नेक्स्ट है गोल्ड, सोना। अगली है हमारी सीसा, ग्लास। अगला है लाजवर्थ। अब ये लाजवर्थ क्या है? लाजवर्थ, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? लापिस लाजुली। ये हमारा एक पत्थर है, मुलायम पत्थर, जो आभूषण, जो कीमती आभूषण है उनको बनाने में यूज किया जाता था। तो जो लापिस लाजुली है, इसको हिंदी में लाजवर्थ बोलते हैं। ये एक मुलायम पत्थर है, लापिस लाजुली। अगला है हमारा सैलखड़ी। ये भी जो है हमारा एक मुलायम पत्थर है, जो मोहर वगैरह बनाने में जो है, सैलखड़ी का मूर्तियां बनाने में और मोहर बनाने में जो है सैलखड़ी पत्थर का जो है उपयोग किया गया है। इसको स्टेटाइट बोलते हैं। अगला लिखिए इसमें महंगी या इमारती लकड़ी। इमारती, या आप बोल सकते हैं महंगी लकड़ी। तो इन जो वस्तुओं का जो है सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार होता था। अब व्यापार के क्षेत्र कौन कौन से हैं? अगर इनके क्षेत्र की बात करें तो अगर टीन के क्षेत्र की क्षेत्र की अगर हम बात करें तो टीन जो है हमारा अफगानिस्तान और बिहार से जो है व्यापार किया जाता था। अफगानिस्तान और बिहार। अगला है हमारा तांबा, कॉपर। कॉपर का जो है हमारा क्षेत्र कौन सा है? तो कॉपर का जो क्षेत्र है वो है हमारा राजस्थान का खेतड़ी। राजस्थान का खेतड़ी और पाकिस्तान का बलूचिस्तान। तो ये है हमारा कॉपर के क्षेत्र। अब अगर चांदी के, जो सिल्वर है, उसके क्षेत्र की बात करें तो चांदी का क्षेत्र क्या है हमारा? चांदी का अफगानिस्तान और ईरान, जो फारस था। सोने की अगर बात करें, गोल्ड की, तो दक्खन भारत। और अगर दक्खन भारत में भी बात करें तो हमारा कर्नाटक। कर्नाटक का जो कोलार है वहां से जो है गोल्ड का व्यापार होता था, और अफगानिस्तान से और जो है कुछ मात्रा में जो है हमारा ईरान से भी होता था। कुछ मात्रा में जो सोने का व्यापार ईरान से भी किया जाता था। यहाँ तक लिख लिया सभी ने। अगला है हमारा सीसा, ग्लास। ग्लास के अगर क्षेत्र की हम बात करें तो ग्लास का क्षेत्र क्या क्या है हमारा? तो ग्लास के क्षेत्र की अगर बात करें तो ईरान और राजस्थान। फारस जो है ईरान और राजस्थान। और अगर राजस्थान की भी हम बात करें तो राजस्थान के अजमेर से। नेक्स्ट है हमारा लाजवर्थ, लापिस लाजुली। अगर लापिस लाजुली की हम बात करें तो इसका जो व्यापार है वो कहाँ से किया जाता था? इसका व्यापार जो है मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया।
अगला है हमारा सेलखड़ी, स्टेटाइट। तो अगर स्टेटाइट की बात करें तो इसका व्यापार कहाँ से होता था? तो ये हमारा राजस्थान, गुजरात और बलूचिस्तान, यहाँ से जो है स्टेटाइट का व्यापार, जो हमारा सेलखड़ी है उसका व्यापार किया जाता था। अब अगर महंगी लकड़ी आप इमारती लकड़ी बोल सकते हैं, जिसका घर बनाने में जो है उपयोग किया जाता था, या कुछ आभूषण जो है लकड़ी के वो बनाए जाते थे, तो इसका व्यापार किसमें कहाँ से किया जाता था? तो ये था हमारा कश्मीर और काठियावाड़। तो ये है हमारा वस्तु और उनसे रिलेटेड क्षेत्र, एरिया। तो हमारे किन किन धातुओं का जो है व्यापार किया जाता था और किस क्षेत्र से जो है व्यापार किया जाता था। उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। जल्दी से इसको जो है अपनी नोटबुक में आप लोग राइट डाउन कीजिए, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स वाला जो हमारा पॉइंट था वो खत्म हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार और वाणिज्य कैसा था। अभी हमने पीछे एक पॉइंट लिखा था कि सभ्यता के लोग जो है मुख्यतः धातु का जो है व्यापार करते थे। धातु के साथ साथ इस सभ्यता के लोग जो है कीमती पत्थरों और लकड़ियों का भी जो है व्यापार करते थे। तो ये हमने जो है धातु देख ली है, लकड़ी वगैरह और पत्थर भी देख लिया, किन किन का जो है व्यापार करते थे। मुख्यतः जो है हमारा लाजवर्ड और सेलखड़ी, मेनली लापिस लाजुली और स्टेटाइट के पत्थर का जो है व्यापार होता था। अब जो स्टेटाइट का पत्थर है उसको जो है मूर्ति और जो सील बनाने में जो है यूज किया जाता था। ये जो सॉफ्ट पत्थर जो है उसमें आता है, और जो लापिस लाजुली है ये हमारा एक मुलायम पत्थर होता है और कीमती भी होता है। ये इसको जो है आभूषण बनाने में जो है, ज्वेलरी बनाने में जो है यूज किया जाता था। यहाँ तक हो गया सभी का। अगला टॉपिक डालिए, अगली हेडिंग है हमारी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के वस्त्र कैसे थे। तो ड्रेसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगली हेडिंग क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के कपड़े कैसे थे, वस्त्र कैसे थे। तो यहीं से जो है हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कि कपड़े कैसे थे या वस्त्र जो है वो कैसे थे। अगर वस्त्र की बात करें हम, तो आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो हमने इसमें जब सिग्निफिकेंस हम पढ़ रहे थे, कृषि भी जब करी थी हमने, तो उसमें हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो कॉटन, जो हमारा कपास है, कॉटन से जो है वो अवेयर थे, कॉटन से परिचित थे। तो जो कपड़े पहनते थे यहाँ की सभ्यता के लोग वो कैसे थे? तो सूती कपड़े पहनते थे, कॉटन के क्लोथ्स जो है वो पहनते थे। तो यहीं से आ जाता है कपड़े कैसे थे, सूती कपड़े थे। कॉटन क्लोथ्स। अब कपड़ा तो हो गया कि सूती था। अब अगर बात करें कि जो पुरुष थे, जो स्त्री थे वहां के, वो कैसे कपड़े पहनते थे, तो फर्स्ट डालिए हेडिंग कि पुरुष जो है वो कैसे कपड़े पहनते थे। तो अगर पुरुष की बात करें, पुरुष कैसे कपड़े पहनता था, तो पुरुष में लिखिए लंबा कुर्ता, लॉन्ग कुर्ता जो होता है हमारा, और आप लोगों ने देखा होगा गांव के लोग जो है अपने कंधे पर जो है एक कॉटन का कपड़ा, जो सूती कपड़ा है उसको डाल के रखते हैं। छोटा सा कपड़ा होता है, तो उसको अंगोछा या कुछ जगह पे जो है गमछा बोला जाता है। तो इस सभ्यता के लोग भी जो है अंगोछा या आप गमछा लिख सकते हो, पहनते थे। और अगर कुर्ते की बात करें तो कुर्ता कैसा था इनका? कढ़ाईदार, कढ़ाईदार कुर्ता, एम्ब्रॉयडरी जिस पे हो रखी होती थी। तो ये तो हुए कि वहां के जो पुरुष थे उनके कपड़े कैसे थे।
अब अगला है कि स्त्री क्या पहनती थी। अगर मेल, वो ये तो हुआ मेल, फीमेल की अगर बात करें हम कि फीमेल क्या पहनती थी, स्त्री क्या पहनती थी, तो यहाँ की जो स्त्री है वो छोटी स्कर्ट पहनती थी, शॉर्ट स्कर्ट, छोटे स्कर्ट पहनती थी। तो ये हुए हमारे यहाँ के फीमेल के कपड़े। अब आप लोगों ने देखा होगा आज के टाइम पे बड़ा ट्रेंड है, लोगों को अपने बाल जो है घुंघराले करने का बड़ा शौक है। फीमेल्स तो करती हैं, साथ में आप लोगों ने देखा होगा मेल्स को भी जो है अपने बाल घुंघराले करने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। तो अगर हम इस सिंधु घाटी सभ्यता के पुरुषों की बात करें, यहाँ के जो मेल की बात करें, तो यहाँ के जो पुरुष थे उनको जो है घुंघराले बालों के बड़े शौकीन थे वो लोग। अब घुंघराले बाल कैसे करते थे, अब तो इतने सारे जो है हमारे पास इक्विपमेंट्स वो आ चुके हैं। आप लोगों ने कर्लर देखा होगा, या कुछ लोग स्ट्रेटनर से जो है अपने बाल कर्ल कर लेते हैं। तो इस सभ्यता के जो लोग हैं वो अपने बाल कैसे जो है घुंघराले करते थे। तो तकवा देखा है लोहे का या किसी और धातु का, तो उसको गर्म करके अगर आप अपने बालों को उस पे रोल करोगे तो आपके बाल जो है रोल हो जाते हैं, घुंघराले हो जाते हैं। तो इसी टेक्निक से जो है ये लोग अपने बाल घुंघराले करते थे। तो यहीं पे एक पॉइंट डालिए, पुरुष घुंघराले बालों के शौकीन थे। शौकीन थे। तो ये हुआ हमारा ड्रेसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के वस्त्र जो है वो कैसे थे। लिख लिया सभी अपनी नोटबुक में। ये चीजें आपको बुक्स में शायद नहीं मिले, बट ये जो है इम्पोर्टेंट है कि ये फैक्ट्स जो है सिंधु घाटी सभ्यता के, कि वहाँ के जो लोग हैं वो कपड़े कैसे पहनते थे। अगला है हमारा, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मनोरंजन की बात करें, एंटरटेनमेंट या गेम्स जो खेल है, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे और खेल कौन कौन से खेलते थे। तो अगली हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एंटरटेनमेंट एंड गेम्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के मनोरंजन और खेल कैसे थे। तो इसमें पहली हेडिंग डालिए कि यहाँ के खेल कैसे थे, गेम्स जो है वो कौन कौन से खेलते थे। तो अगर हम खेल की बात करें तो खेल कौन कौन से थे हमारे। तो पहला है कि इस सभ्यता के लोग जो है पासा खेलते थे, डाइस पासा खेलते थे। अब अगर इसके साक्ष्य की बात करें, एविडेंस की बात करें कि हम कैसे मान ले कि इस सभ्यता के लोग जो है पासा खेलते थे, जो डाइस है वो खेलते थे, तो जो हमारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो स्थल है वहां से खुदाई के दौरान जो है हमें डाइस के जो पासा है उसके एविडेंस मिले हैं। तो अगर एविडेंस की बात करें, साक्ष्य की अगर बात करें तो साक्ष्य क्या है, मोहनजोदड़ो से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से पासे के साक्ष्य मिले। पासे के जो एविडेंस है वो कहां से मिले हैं हमें, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो ये तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि सभ्यता के लोग जो है वो पासे से परिचित थे, मतलब डाइस से जो है वो अवेयर थे। तो इसका मतलब वो लोग जो है डाइस खेलते थे। अब अगला है हमारा, और कौन सा खेल खेलते थे। तो इस सभ्यता के लोग जो है शतरंज खेलते थे, चेस, चेस बोर्ड जो बोलते हैं, शतरंज का खेल चेस बोर्ड। तो अगला खेल कौन सा है हमारा, शतरंज का खेल। अब इसके एविडेंस की अगर हम बात करें तो इसका एविडेंस क्या है, इसका साक्ष्य हमें लोथल से जो है शतरंज का जो बोर्ड है उसके एविडेंस मिले हैं। तो लोथल से
शतरंज के साक्ष्य मिले। जिससे हमें पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग जो है शतरंज खेलते थे। अब अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता की नगर पढ़ी थी तो हमने वहां एक पॉइंट पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर है वो जाल पद्धति पर आधारित है, मतलब ग्रिड पैटर्न पर। और ग्रिड पैटर्न कैसा होता है, ये हमारा ग्रिड पैटर्न। और इसी प्रकार से जो है हमारा चेस बोर्ड भी होता है, ऐसे उसमें स्क्वायर खाने होते हैं। तो इस टाइप से जो है हमें एक बोर्ड मिला है लोथल से, जो क्या दर्शाता है कि इस सभ्यता के लोग जो है क्या खेलते थे, चेस बोर्ड खेलते थे। तो ये तो हो गए उनके खेल। अब अगर उनके एंटरटेनमेंट की बात करें तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, एंटरटेनमेंट या मनोरंजन। तो मनोरंजन क्या क्या था, अगर मनोरंजन की हम बात करें तो मनोरंजन में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, मनोरंजन में पहला पॉइंट क्या है, मुर्गा लड़ाते थे। इस सभ्यता के लोग जो है वो मनोरंजन के लिए क्या करते थे, मुर्गा लड़ाते थे। और दूसरा अगर हम बात करें तो इस सभ्यता के लोग जो है नृत्य से परिचित थे। डांस जो है हमारा नृत्य से परिचित थे, मतलब डांस के बारे में जानते थे। अब अगर नृत्य से परिचित थे, अगर वो लोग डांस करते थे तो डांस कोई ऐसे तो कर नहीं लेगा बिना म्यूजिक के, अगर कोई म्यूजिक होगा तो डांस होगा। तो इसका मतलब इस सभ्यता के लोग जो है संगीत से भी परिचित थे। संगीत से परिचित थे। अब इसके साक्ष्य की अगर हम बात करें, अगर एविडेंस की हम बात करें कि साक्ष्य क्या है इसका कि ये लोग नृत्य और संगीत से परिचित थे, तो साक्ष्य क्या है, मोहनजोदड़ो से जो है हमें क्या मिली है, एक ब्रोंज की जो है हमें डांसिंग गर्ल मिली है मोहनजोदड़ो से, जो हमें कांसे की, मोहनजोदड़ो से ब्रोंज की, मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली। जो डांसिंग गर्ल मिली है ब्रोंज की, वो कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से। तो वो क्या दर्शाती है कि इस सभ्यता के लोग जो है वो नृत्य से परिचित थे। अब दूसरे एविडेंस की अगर हम बात करें तो हड़प्पा से जो है हमें दो जो धड़ के जो है मूर्ति मिली है। अब उसमें से एक जो लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है और दूसरी जो मूर्ति है वो हमारी काले पत्थर की है। तो जो काले पत्थर की मूर्ति है वो जो है हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वो मेल की है या फीमेल की, क्योंकि उसके कुछ पोर्शन जो है टूटा हुआ है। तो सिर्फ धड़ का जो है हमारे पास उसकी मूर्ति है। तो उस मूर्ति की जो मुद्राएं हैं उससे जो है अंदाजा लगाया जाता है कि ये किसी नृत्य करते हुए मनुष्य की है। अब वो मनुष्य स्त्री है या पुरुष ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो माना जाता है कि ये नर्तकी की मूर्ति है। तो हड़प्पा से हमें किसकी मूर्ति मिली, पत्थर की नर्तकी की मूर्ति मिली। और जो मोहनजोदड़ो है वहां से हमें किसकी मिली, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, जो हमारा ब्रोंज है, ब्रोंज की डांसिंग गर्ल। तो ये हुआ हमारा एंटरटेनमेंट और जो हमारे गेम्स थे सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से थे। लिख लिया आप सभी ने यहाँ तक। तो आज जो है यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आप सभी को जो है यहाँ तक समझ में आया होगा। जो आज हमने टॉपिक कवर किए हैं सभी को जो है अच्छे से समझ आ गए होंगे डिटेल में जो हमने सारे टॉपिक कवर किए हैं। अब कल का जो हमारा नया टॉपिक होगा उसमें हम आगे जो है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं देखेंगे, जिसमें कल हम जो है अपने ऑर्नामेंट से, जो आभूषण है, जो ज्वेलरी है, वहां से जो है शुरू करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के आभूषण कौन कौन से थे। उसके बाद वहां का धर्म कैसा था वो देखेंगे, राजनीति कैसी थी, जो दाह संस्कार, जो अंतिम संस्कार है वो कैसे होता था। तो ये सारे टॉपिक जो है हम कल कवर करेंगे। आज इतने ही रखते हैं। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा।
अब जैसे कि मैं आप लोगों को डेली बताती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरे साथ क्लासेस कवर करनी है तो हम YouTube के प्लेटफॉर्म से जो है क्लासेस कवर कर रहे हैं। YouTube के @GS by अनुष्का चौधरी हैंडल से जो है हम अपनी क्लासेस डेली कवर कर रहे हैं। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो इस प्लेटफॉर्म पे जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जो है जुड़िए। तो इसी प्लेटफॉर्म से जो है हम अपनी जीएस की क्लासेस कवर करेंगे। अभी हम हिस्ट्री कर रहे हैं, धीरे धीरे जो हम इसमें अपने सब्जेक्ट ऐड ऑन करेंगे। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू। आज की क्लास इतना ही रखते हैं।